Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are continuing with oceanography which is module 4 of our series. आज हम ओशनोग्राफी का लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी अगर कोई मेरा न्यूज़ में कोई टॉपिक आ जाता है तो मैं बना दूंगा, लेकिन ओशनोग्राफी आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मरीन पॉल्यूशन, जिसको स्टूडेंट जो है ना वो दो एक्सट्रीम अप्रोच के साथ देखते हैं। एक जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का वो बोलते हैं कि अरे सर मरीन पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में आता है, फिर भी इस पर इससे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं वो लोग अपना, भाई ओवर हाइप हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक तो ये ओवर हाइप्ड टॉपिक बन जाता है उन लोगों के लिए, और दूसरा ग्रुप बोलता है कि अरे सर इसमें तो मैंने पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं अभी तक। लास्ट 40 ईयर में जब मैं बहुत ध्यान से भी देख रहा हूं तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था, एक 2016 में आया था, तो इतना है ना इंपॉर्टेंट में एक काम कर देते हैं, इसको तो इग्नोर कर देते हैं। जनरल स्टडीज में कराएंगे बहुत है, लेकिन ऑप्शनल के लिए नहीं करेंगे। तो भाई वो लोग होते हैं, लेकिन दोनों ही अप्रोच गलत है। ठीक है, अगर हम 40 साल में बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पीवाईक्यू देखेंगे तो मरीन पॉल्यूशन पे अभी तक सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी ने इस टॉपिक को कंप्लीटली ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि करंट रिलेवेंस के साथ रीलिक करने का शुरू किया है इसने। ठीक है, स्पेशली अगर आप देखोगे प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, मरीन इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इस तरीके की सब चीजें पूछी जाती है ना, तो आप लोगों को क्या होगा, ये चीजें इंपोर्टेंस दिखाती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा, आप लोगों के नोट्स भी ऐसे करवाऊंगा, तो इसलिए इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कोई भी ओवर प्रिपरेशन नहीं करवाऊंगा, ना तो पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में जरूरी है। मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी देख लेंगे, थोड़ी सी ज्योग्राफिकल एंगल देख लेंगे और आंसर राइटिंग रिलेवेंस देख लेंगे। मैंने यहाँ पर आज ट्राई किया है कि भाई जिस तरीके से आंसर्स में लिख के आओगे ना उस तरीके से अपन लोग करेंगे। इस लेक्चर में ये भी क्लियर करूंगा कि मरीन पॉल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल इशू भी है। भाई मैंने आप एक बार बताओ, मैं चाहता तो मेरा जो पूरा पॉल्यूशन वाला जो है इन्वायरमेंट के अंदर डाल सकता था इस चीज को, मैं आपको उसमें मरीन में क्यों बढ़ा रहा हूँ? तो भाई इसका भी तो एक रीजन है ना, क्योंकि इसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है, सोर्सेस सिंक रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, लैंड सी इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ये सब क्या है भाई, ये कोर ज्योग्राफी के अंदर आता है ना, पूरा का पूरा कोर ज्योग्राफी के अंदर आता है, इसीलिए इस पर हम देख रहे हैं। इस लेक्चर के बाद आप मरीन पॉल्यूशन को क्लासिफाई कर पाएंगे पूरी तरीके से, भाई कौन कौन से होते हैं, कॉजेज और सोर्सेज समझ पाओगे, इम्पैक्ट समझ पाओगे मरीन रिसोर्सेज का। ठीक है, मैनेजमेंट, रेगुलेशन, ग्लोबल इनिशिएटिव, ये सब देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप लोगों का 10 नंबर में, चाहे 15 नंबर में, चाहे 20 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप आराम से बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की हेल्प से कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखना, मैंने इस लेक्चर को न्यूज ओरिएंटेड बनाने के चक्कर में जीएस टाइप लेक्चर नहीं बनाया है। याद रखना, यहाँ पे पूरा का पूरा अपन लोगों ने क्या किया है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के एग्जाम के हिसाब से देखा है। तो ऐसा मत समझना कि अरे सर वो तो मैं जनरल स्टडीज में लिखाऊंगा फिर उसमें हो जाएगा। भाई यहाँ पे दोनों अप्रोचेस फॉलो किए गए हैं, लेकिन मेनली जो आप लोगों के ऑप्शनल में नंबर अच्छे लेके आएंगे उसका अपन लोग देखते हैं। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करें अपन लोग मरीन पॉल्यूशन को। सबसे पहले ये समझाने की करेंगे कि भाई मरीन पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, अपना सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में है ना? चलो भाई स्टार्ट करें। देखो सिलेबस के अंदर रेड वाला पोर्शन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, येलो वाला हाईलाइटेड पोर्शन मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा मरीन पॉल्यूशन। अब आप कई लोग बोलोगे अरे सर ये व्हाइट वाले में आप लोगों ने कट क्यों कर दिया है? भाई ये जो है ना, मैं अब जैसे लॉ ऑफ सी है, जब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तो उसके अंदर ये चीज करा दूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पे करें। फिर मरीन रिसोर्सेज, बायोटेक, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाला जो पोर्शन है ना वो मैं रिसोर्स ज्योग्राफी में कराऊंगा, रिसोर्स वाला पूरा एक मॉड्यूल लेकर आऊंगा, उसके अंदर ये करवा दूंगा। तो ये मत सोचना कि ये मैंने पूरा स्किप करवा दिया है। जिन लोगों ने मेरा स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे थे उनको पता है कि जब मैं पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी करा रहा था उस टाइम पर भी मैंने यही किया था कि भाई जो चीजें जहां पर जरूरी होंगी हम लोग वहां पर करेंगे। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से अपन लोग उसको टैकल करेंगे। अब देखो पीवाईक्यू के अंदर, वेट ये क्या हो गया, एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो पीवाईक्यू जो हम लोग डिस्कस कर, जो पीवाईक्यू हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने देखा
कि भाई 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया और रिसेंटली 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे न्यूज में था भाई, है ना, ऑयल स्पिल हुआ था उस टाइम पे और बहुत बड़ी न्यूज थी वो उस चीज की, तो इसलिए था। और अभी भी जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसके पहले बाद में हुआ था ऑयल स्पिल, तो उससे पहले भी ये चीज चल रही थी। तो देखो, क्रिटिकल अकाउंट ऑफ रीजंस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ मरीन पॉल्यूशन, रीजन भी पूछ रहा है, कंसिक्वेंसेस भी पूछ रहा है, लेकिन 15 मार्क्स में। ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, लेकिन केवल पॉल्यूशन से नहीं आया, पॉल्यूशन का 10 मार्क्स का आ गया है, और जो बाकी का जो 10 मार्क्स का है ना, वो मरीन रिसोर्सेज का क्वेश्चन आ गया है, जो कि मैं आप लोगों को रिसोर्स ज्योग्राफी में कराऊंगा। ठीक है, जब आप इस पर अगर आप लिखना चाहोगे, आंसर लिखना चाहोगे, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, मरीन रिसोर्स को। बाकी बाद में अपन लोग क्या करेंगे, ये जब बाद में क्या होगा, जब मैं रिसोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, तो दोनों का दोनों आप एक साथ में कर सकते हो। मतलब 4 पेजेस में से 2 पेज आप लोगों को क्या किसका लिखने के लिए आएगा, मरीन पॉल्यूशन का लिखने के लिए आएगा। आई बात समझ में? रिसोर्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है वो चीज, वो मैं आज बता दूंगा, लेकिन सारे रिसोर्सेज क्या क्या है वो मैं आप लोगों को रिसोर्स वाले में तो दिखाऊंगा। ठीक है, आई बात समझ में? इससे समझ में आता है कि भाई एग्जामिनर का दिमाग तो चलता है कि भाई इस पे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, लेकिन वो तभी चलता है जब उस टाइम पर न्यूज में बना रहे वो चीज। आई बात समझ में? है ना? स्टार्ट करें अपन लोग। देखो, ये थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक होने जा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यूनिक तरीके से बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों का एग्जाम में हो सकता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो इस हिसाब से मुझे आप लोगों को इंट्रो भी उसी हिसाब से करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आपको 2 या 3 तरीके से मैं आप लोगों को इंट्रो लिखना दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, जैसा आप लोगों को लिख के आना है। ये जो मैं पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ना, वो जनरल स्टडीज लेवल की है, कि भाई जनरल स्टडीज में आप लोगों को लिख के आना है, तो आप लोग ऐसे लिख के आ सकते हैं। तो क्या लिखोगे, देखो भाई, ओशन, द ओशन कवर्स ओवर 70% ऑफ द ग्लोब। आपको पता है कि लगभग 71% ग्लोब को जो है ओशन कवर करता है। इट्स हेल्थ, वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लिविंग एनवायरनमेंट दैट सस्टेन अस ऑल आर इनएक्सेसिबली लिंक्ड। ये सब कुछ क्या है, लिंक है भाई। अगर इसकी हेल्थ ठीक होगी तो वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी और लिविंग एनवायरनमेंट जो होगा ना, वो बिल्कुल क्या करेगा, इन सबसे क्या है, लिंक है ना। यू येट निगलेक्ट ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशन। अभी भी देखो, अपन को पता है कि भाई बहुत ज्यादा इंटरलिंक है, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। और ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है। पहले तो बहुत किया जाता था, अब तो ध्यान भी जाने लगा है। तो अगर हम चीजों को निगलेक्ट करते हैं और साथ में ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मरीन रिसोर्सेज, इससे क्या हुआ, मेड ओशन वन ऑफ द अर्थ मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। इस आप जब अपन लोगों ने इस चीजों को निगलेक्ट कर दिया कि भाई ओशन का एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है मरीन रिसोर्सेज का, और इससे क्या हो रहा है आप लोगों का, जो ओशन जो है वो अर्थ का मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम बन गया है ना। मरीन पॉल्यूशन ऑल्सो नॉन एज ओशन पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन को अपन लोग ओशन पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इज द स्प्रेडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज। देखो, कोई भी चीज है, पॉल्यूशन अगर किसी भी चीज में हो रहा हो, चाहे मरीन हो चाहे अपना लैंड पॉल्यूशन हो, उसमें अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आ जाए तो उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। तो स्प्रेडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ऑयल, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड केमिकल पार्टिकल्स, अगर ये चीजें अगर आप लोगों की उसके अंदर चली जाती हैं ओशन के अंदर, तो वो ओशन जो होता है आपका पॉल्यूट हो जाता है। अगर कहीं भी कोई भी बोलते भाई ओशन पॉल्यूशन और मरीन पॉल्यूशन क्या एक होता है, हाँ भाई एक ही चीज होती है। आई बात समझ में, है ना। नाउ अब देखो, ये डेफिनेशन जो है आप लोग अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप आराम से लिख के आ सकते हैं। जो ऑप्शनल वाली बात है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में इस तरीके से लिख सकते हो। तो डेफिनेशन है, मरीन पॉल्यूशन रिफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू अ मरीन एनवायरनमेंट। क्या भाई, या तो आप हार्मफुल सब्सटेंसेस को डाल दो या फिर हार्मफुल एनर्जी अगर उसके अंदर चली जाए मरीन एनवायरनमेंट के अंदर। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का अलग अलग चीजों पर अफेक्ट पड़ेगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा मरीन इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ और मरीन रिसोर्स एंड देयर इकोनॉमिक वैल्यू पर, है ना। मरीन रिसोर्सेज एंड देयर इकोनॉमिक वैल्यूज पर। अब ये क्या क्या चीजें होती है वो बताऊंगा भाई। मरीन इकोसिस्टम, कोरल रीफ आप लोगों को याद होगा, है ना।
ह्यूमन हेल्थ पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, मरीन रिसोर्स जो भी अपने वहां से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ठीक है, और इसके कारण जो आप लोगों की फिश में जो लॉस हो रहा है, तो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, इकोनॉमिक वैल्यू भी इसकी कम होगी। नॉट ओनली फिश, आप लोगों के मरीन रिसोर्सेज के भी तो प्रॉब्लम आएगी इसके कारण, है ना। अगर मैं और ज्यादा ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन देना चाहूं, जो पूरा का पूरा क्या है, यूएन क्लॉज के द्वारा दिया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो देखो ये है ना, जब भी आप एग्जाम में, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी आप एग्जाम के अंदर कोई भी चीज लिख के आते हो, तो जैसे मैंने लिख रहा यूएन क्लॉज, तो इससे क्या होगा, आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। लेकिन पहले अगर आपने मेंशन कर दिया कि यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म ये है, उसके बाद आप चाहे 10 बार यूएन क्लॉज लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया कि आप लोगों को पता है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो हमेशा या तो डेफिनेशन के अंदर ही लिख के आ जाओ पूरा का पूरा, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई यूएन क्लॉज का इसको पता है नाम। तो इसीलिए यहां पर मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। और उसके बाद जब भी हम इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर बात करेंगे तो यूएन क्लॉज को यूएन क्लॉज ही बोलेंगे, ना कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। आई बात समझ में, है ना। तो 1982 में आया था, इनने बोला मरीन पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन बाय द ह्यूमन, याद रखना किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, ऑफ द सब्सटेंसेस और एनर्जी, या तो सब्सटेंस आ जाएंगे या फिर एनर्जी आएगी, इनटू अ मरीन एनवायरमेंट विच रिजल्ट इन डिटोरियस इफेक्ट। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का जो डिटोरेशन होता जा रहा है अपने मरीन के अंदर, मतलब उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है ना। नाउ अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल का एंगल में लिखोगे तो ये वाली चीज जरूर लिख देना, मरीन पॉल्यूशन इज बोथ अ स्पेशल फिनोमेना, मतलब अलग अलग जगह पर भी होता है, एंड ए प्रोसेस वेयरिंग अक्रॉस कोस्ट, इनक्लोज्ड सी एंड ओपन ओशन, है ना। तो मतलब कहां पर, कोस्ट पर, इनक्लोज्ड सी पर और ओपन ओशन पर, इन तीनों पर क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। आई बात समझ में। मरीन पॉल्यूशन जो है स्पेशल फिनोमेना है और प्रोसेस है, जो कि जैसे कोस्ट पे अलग तरीके से काम करेगा, इनक्लोज सी पर अलग तरीके से और ओपन ओशन पे बहुत अलग तरीके से। देखा जाए तो पॉल्यूशन कोस्ट और इनक्लोज सी पर मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, और जो ओपन ओशन है वहां पर मिनिमम होगा, लेकिन फिर भी वहां पर अफेक्ट होगा ही होगा। आई बात समझ में। आगे चल के और चीज समझाऊंगा इस चीज को। अब देखो, और अगर आप लोगों का और छोटे में अगर आप लोगों को लिख के आना है ना, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जो भी है, भाई आप लोगों के याद के ऊपर है कि आप लोग कितनी अच्छी तरीके से उसको दिमाग में रख सकते हैं। तो अलग लैंग्वेज में और लिख सकते हैं। तो देखो, जो भी मैंने पीछे लिखवाया था ना, वही चीज है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है कि मरीन पॉल्यूशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू अ मरीन एनवायरनमेंट। याद रखना, पहली बात क्या है ना, कई लोगों को यही लगता है कि केवल हार्मफुल सब्सटेंस के कारण मरीन पॉल्यूशन होता है। नॉट ओनली मरीन पॉल्यूशन, कहीं भी पॉल्यूशन होगा तो केवल और केवल सब्सटेंस के कारण नहीं, एनर्जी के कारण भी होता है। आपको पता है साउंड पॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी के कारण होता है ना। तो इस तरीके से बात करूं तो हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर एनर्जी अगर उसमें आ जाए तो क्या होगा, आप लोगों का मरीन पॉल्यूशन हो जाएगा। तो मरीन एनवायरनमेंट रिजल्टिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, ह्यूमन हेल्थ एंड मरीन रिसोर्सेस, है ना। द मरीन एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, ह्यूमन हेल्थ एंड मरीन रिसोर्सेस, इन चीजों पर करता है। According to UN clause 1982, marine pollution includes substances or energy introduced by the human which cause the deleterious effect। जैसे कौन कौन से पॉल्यूशन होंगे, ऑयल, प्लास्टिक, थर्मल डिस्चार्ज, है ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी, इसको पॉल्यूट करेंगी। तो अगर ज्योग्राफिकल एंगल भी अगर लिखना चाहो, वहां पर ये लिख के बताना कि ज्योग्राफी, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये लाइंस लिख के आ सकते हो, है ना। तो मरीन पॉल्यूशन सोर्स स्पेशल वेरिएशन अक्रॉस कोस्ट, इनक्लोज्ड सी एंड ओपन ओशन, बेल्टिक, तो कौन, जैसे बाल्टिक सी और पैसिफिक गायर, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अलग अलग स्पेशल वेरिएशन देखने को मिलेगा। भाई जो कोस्टल इलाका है वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा, इनक्लोज्ड सी है वहां पर और ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और जो आप लोगों के ओपन ओशन है वहां पर कम पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अभी समझाऊंगा आगे चल के, ये तो केवल मैंने आप लोगों को क्या दिखाया है, इंट्रो दिखाया है। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी, अरे सर आप तो पॉल्यूशन जो आप बोल रहे थे कि मैं एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि भाई जब मैं एनवायरनमेंट कराऊंगा तो उस टाइम पे सारे पॉल्यूशन के बारे में बता दूंगा, तो आप लोग मरीन पॉल्यूशन क्यों इसमें ओशनोग्राफी में डाल लिया? आप तो चाहते तो दूसरे उसमें भी डाल सकते थे। भाई इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई देखो, मैं इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई क्यों मरीन पॉल्यूशन ज्योग्राफिकल इशू बन गया है, केवल और केवल एनवायरमेंटल इशू नहीं। केवल अगर एनवायरमेंटल इशू होता
तो मैं इन्वायरमेंट के अंदर करा देता, लेकिन ये एक ज्योग्राफिकल इशू भी है भाई। देखो क्यों है ये चीज भाई, ओशन एक्ट एज द ग्लोबल सिंक फॉर पॉल्यूटेंट। आपको पता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल सिंक की तरह वर्क करता है पॉल्यूटेंट्स के, जैसे प्लास्टिक अक्यूमुलेटिंग इन गायर्स के अंदर जो प्लास्टिक्स है ना वो इकट्ठी होती जा रही है, पूरी जगह से आता है बह के अपने उसमें आ जाती है, फुलफिल हो जाती है, उसमें फिल हो जाती है, माइक्रो प्लास्टिक्स भी आ जाती है। ऐसे ही ओशन करंट्स रिडिस्ट्रीब्यूट पॉल्यूटेंट्स अक्रॉस रीजन। आपको पता है जो ओशन करंट्स होते हैं वो यहाँ का यहाँ पर, जैसे एशिया का जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, अफ्रीका में आ जाएगा, है ना। अफ्रीका का जो है वो मेरा अमेरिका में चला जाएगा बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स, है ना। तो क्या हो रहा है, ये आप लोगों का तो कंट्रोल कर रहा है कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी ओशन करंट जो हो रहा है वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पॉल्यूटेंट्स को। जैसे गल्फ स्ट्रीम कैरी कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक को। अब गल्फ स्ट्रीम कहां था मेरा, क्या था, ये था मेरा अमेरिकन कोस्ट पर, है ना, और ये किधर लेके जाएगा, ये मेरा यूरोपियन पर, तो यहां से ये यूरोप की तरफ लेके आ गया गल्फ स्ट्रीम। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं। नेक्स्ट है कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी कंट्रोल करता है अकुमुलेशन जोन को। क्या है भाई, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी ऑब्वियस सी बात है, अकुमुलेशन, जैसे एस्चुरीज, लगून, ये सब अकुमुलेशन जोन ही तो है। लगून क्या था भाई, हमने इन दोनों के बीच का बैरियर जो था, अपने कोस्टल बैरियर जो था, चाहे वो मेरा बैरियर रीफ हो सकता है, चाहे मेरे बैरियर आइलैंड हो सकते हैं, तो इसके बीच में जो पानी भरा हुआ था तो वो क्या है, ये सब अकुमुलेशन जोन है ना। तो ये क्या करेगा, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही मरीन पॉल्यूशन अफेक्ट करता है भाई फिशरीज के डिक्लाइन हो सकता है ना। भाई पॉल्यूशन होगा तो फिश खत्म हो जाएंगी, तो फिशरीज का डिक्लाइन होगा, कोरल रीफ डिक्लाइन होगा, कोस्टल इकोनॉमिक्स का भी डिक्लाइन होगा। क्यों, देखो पॉल्यूशन होगा तो कोरल रीफ्स खराब होंगी, कोरल रीफ्स खराब होंगी तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, है ना, अलग अलग, और बायोडाइवर्सिटी भी कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पर फिशरीज भी कम हो जाएगी, फिशरीज कम हो जाएगी तो कोस्टल इकोनॉमीज में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वैल्यू लाइन में क्या लिख सकते हो, मरीन पॉल्यूशन रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज, ओशनिक सर्कुलेशन एंड कोस्टल एनवायरमेंट। आई बात समझ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ सोर्सेस एंड नेचर। याद रखना क्या सोर्स है पॉल्यूशन का और क्या नेचर है, उस पर डिपेंड करता है मरीन पॉल्यूशन। जैसे लैंड बेस्ड पॉल्यूशन, क्या, लैंड बेस्ड पॉल्यूशन जैसे सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या है भाई, लैंड बेस्ड पॉल्यूशन जैसे सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। एग्जांपल में लिख रहा हूं, सीवेज, लैंड बेस्ड पॉल्यूशन जैसे लैंड से आ रहा है, ठीक है, कोस्टल एरिया से आ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होगा भाई, इंडस्ट्रीज लगी हुई है, यहाँ का पॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, मरीन में चला जा रहा है, ओशन में चला जा रहा है। अपना सीवेज सिस्टम किसे लास्ट पे जैसे रिवर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर रिवर जो है नाले बन गए, नाले जो है अपने समुद्र में चले गए, तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो ही रहा है ना। दूसरा सी बेस्ड पॉल्यूशन, तो भाई सी में जैसे पहले से ओशन है, ओशन के अंदर ही अगर कोई चीज घूम रही है, जैसे ऑयल स्पिल हो गए, जहाज जा रहे हैं बड़े बड़े ऑयल वाले, वहां से ऑयल ही फैल गया इसके अंदर, तो ऑयल स्पिल से भी, या फिर शिपिंग वेस्ट जो आ रहा है, जो शिप जा रहा है वहां से वेस्टेज भी तो निकाल रहे हैं, चाहे मेरा सीवेज वाला वेस्टेज है चाहे और भी वेस्टेज है, तो वो वेस्ट भी प्रॉब्लम दे रहा है। नेक्स्ट इज एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन जैसे मरकरी डिपोजिशन एग्जांपल के तौर पे ले लो भाई, एटमोस्फेयर में मरकरी है, डिपोजिट है, तो क्या होगा आप लोगों का, बारिश होगी, इसके अंदर आ गया ये चीज है। नेक्स्ट इज एनर्जी बेस्ड पॉल्यूशन जैसे थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, है ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी आप लोगों के ओशन को प्रॉब्लम देंगी। भाई केवल और केवल पानी को थोड़ी वो कर रहा है भाई, थर्मल अगर मान लो बड़ा मेरा यहाँ पर थर्मल एक्टिविटी बढ़ गई यहाँ पर, तो क्या होगा, मेरा कोरल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, फिश को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसे नॉइस की हो गई तो नॉइस पॉल्यूशन के कारण इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वही सब चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो कि भाई मरीन पॉल्यूशन, है ना, मरीन पॉल्यूशन 4 टाइप के होते हैं, लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एटमॉस्फेरिक एंड एनर्जी बेस्ड। तो आराम से बना के क्या सकते हो, आना ही अगर आ जाए तो। नेक्स्ट, अब देखो इसका मैं डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, ये मरीन पॉल्यूशन कौन सा, सी बेस्ड, आई एम सॉरी मैं 2 जगह सी बेस्ड लिख दिया है, लैंड बेस्ड है ये, लैंड बेस्ड। मैंने सीख रहा हूं अभी, इस पर भी चार्ट बनाना मेरे को आ नहीं रहा था, तो देखते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, टाइम लगेगा। सी बेस्ड, एटमॉस्फेरिक एंड एनर्जी बेस्ड, ठीक है। तो देखो सी बेस्ड में क्या था, सीवेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रन ऑफ। सी बेस्ड में क्या था, लैंड बेस्ड था ये, ठीक है, ऑयल स्पिल, शिपिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग, है ना। ऑफशोर ड्रिलिंग मतलब अंदर यहाँ पर कर रहे हैं ना अपन ऑयल निकालने के लिए, है ना,
एटमॉस्फेरिक में मरकरी हो गई, पीओपीज हो गए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, याद रखना, ठीक है। एसिड डिपोजिशन हो गया। एनर्जी बेस्ड में थर्मल, नॉइस, रेडियो एक्टिव। आई बात समझ में, है ना, आई है ना क्लासिफिकेशन में। अब देखो, अब एक एक से अपन देखते जाते हैं। सोर्सेज या कॉज ऑफ मरीन पॉल्यूशन, भाई क्या सोर्सेज है अपने, क्या कॉजेज है मरीन पॉल्यूशन के, इसमें भी मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि भाई देखो, ये जो मेरा येलो में लिखा हुआ है ना, ये वाला है ना, ये आप लोगों को केवल समझाने के लिए है। और अगर आप लोगों के पेजेस कम हो रहे हो उसमें एग्जाम के अंदर, तो आप इसको यूज करके आ सकते हो। यहाँ पर जो मेरा व्हाइट में लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों को मेन एग्जाम के अंदर लिखना है। आई बात समझ में, है ना। जैसे अब देखो, एक एक से मैं बताता जा रहा हूँ। पहला है अपना, या फिर पहला पॉल्यूशन जो है वो है लैंड बेस्ड सोर्स। कौन सा है? लैंड बेस्ड सोर्स। देख रहा है, लैंड बेस्ड पॉल्यूशन था ना, तो लैंड बेस्ड सोर्स हो गया ये। भाई ये सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट रीजन है भाई। 80%, मोर देन 80% पॉल्यूशन केवल लैंड बेस्ड सोर्सेज से होता है। जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, है ना, कोस्ट के आसपास अगर ये बनी होंगी तो क्या होगा, आप लोगों का पॉल्यूशन ये रिलीज करेंगे। जैसे टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट विच इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द ओशन रिजल्ट इन ओशन पॉल्यूशन। द हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स अफेक्ट मरीन लाइफ, है ना। ऑल्सो दे रेज द टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कॉज थर्मल पॉल्यूशन, है ना। भाई ये टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं और ओशन के, और कॉज कर रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन को। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स हैव डिफिकल्टली सर्वाइविंग एट हायर टेम्परेचर, है ना। नाउ डोमेस्टिक सी वेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो देखो डोमेस्टिक सी वेस्ट से भी, जैसे अनट्रीटेड अर्बन वेस्ट वाटर जो आ रहा है ना, वो अपना किस में होता है, अपने ओशन में या फिर मरीन ओशन के अंदर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, तो ये पॉल्यूट करेगा उस चीज को। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जैसे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स का यूट्रोफिकेशन हो जाता है, की वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अब ये यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं है, एक्सेस न्यूट्रिशन अगर हो जाए किसी भी उसमें, एक्सेस न्यूट्रिशन अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर मेरे सी के अंदर एक्सेस न्यूट्रिशन हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरे कोरल्स को न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाएंगे, तो कोरल ब्लूम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम देखने लगेंगी, ये चीज है। तो इसका मतलब यूट्रोफिकेशन भी कुछ ज्यादा चीज अच्छी नहीं होती। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज अर्बन सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक। क्या? अर्बन सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक। भाई सिंगल यूज प्लास्टिक जो हो रही है ना, वो ओशंस में चली जाती है, तो ये भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। अगर मैं ज्योग्राफिकल लिंकेज बताऊं इस पॉल्यूशन का, तो भाई रिवर एक्ट एज द कन्वेयर ऑफ, देखो ये तो आप लिख दोगे, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा तो भाई इसमें ज्योग्राफी का क्या है, ये तो एनवायरमेंट की बात आ गई, है ना, इसमें ज्योग्राफी का क्या लिंकेज हुआ। भाई जो अपनी रिवर जो होती है वो एक्ट करती है कन्वेयर ऑफ मरीन पॉल्यूटेंट्स का फ्रॉम हिंटरलैंड टू ओशन, है ना, हिंटरलैंड से ओशन की तरफ ले जाती है। जैसे गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में पॉल्यूशन देती है ना। भाई आपका पता है जितनी भी चीजें होंगी, वेस्टेज होंगे, पूरा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगा। ऐसे ही मिसिसिपी रिवर जो होगी वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को पॉल्यूट कर रही है। तो आई बात समझ में, ये एग्जांपल लिख दिया। इंडियन एग्जांपल देखो, गंगा कैरिंग इंडस्ट्रीज एंड मल्टीपल वेस्ट इनटू द वे ऑफ बंगाल, ये एग्जांपल लिख सकते हो। फ्लो चार्ट बना के आना, क्या अर्बन या इंडस्ट्रियल जोन जो होगा वहां, या और एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड जो होंगे, तो वो क्या होगा, रिवर सिस्टम की तरफ जाएगा। रिवर सिस्टम से एस्चुरीज में जाएगा, है ना, एस्चुरीज में अक्यूमुलेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, कोस्टल वाटर्स में आपका पॉल्यूशन जाएगा। ये अपना तरीका है किस तरीके से जा रहा है। अगर मेरी इंडस्ट्रियल जोन जो है कोस्टल एरिया की तरफ होंगे तो डायरेक्ट उसमें चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अर्बन या इंडस्ट्रियल जोन, एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड, इससे क्या होगा, वो रिवर सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एस्चुरीज में क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और क्या हो जाएगा, मेरा कोस्टल वाटर्स के अंदर ये जाने लगेगा, और सीधा उसके बाद क्या हो जाएगा, मरीन पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट दूसरा है सी बेस्ड रिसोर्सेज। मैं वही तो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं ना। दूसरा है सी बेस्ड रिसोर्सेज। जैसे देखो सबसे बड़ा जो सी बेस्ड रिसोर्स जो हो रहा है ना, वो जो न्यूज में ही बना होता है, एक्सीडेंटल स्पिल्स अगर हो जाए ऑयल का। जैसे मेरा एक कंटेनर है, शिप है, कंटेनर रख के ले जा रहा है ऑयल का, अब क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट ये पूरा का पूरा ऑयल जो है इसके अंदर स्पिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा इसके अंदर।
तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि नीचे अब क्या हो गया, यहाँ पर एक तो पहली बात तो ऊपर जो होगा ये क्या करेगा, सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा, मैं भी बताऊंगा इस चीज को भी, और तो यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। दूसरी चीज, ये जो ऑयल जो है उसकी वजह से नीचे जो मेरे चाहे फिश हो, कुछ भी मरीन चीजें हो, तो वो प्रॉब्लम, उस पर अगर ऑयल चला जाएगा तो खराब नहीं होगा वो चीजें, तो ये पॉल्यूशन ही तो हो गया। तो पहले सी वेस्ट सोर्स कौन सा हो जाएगा, ऑयल स्पिल फ्रॉम टैंकर्स, है ना। दूसरा है ऑफ शोर ड्रिलिंग एक्टिविटीज। भाई मान लो आप कोस्टल एरिया के आसपास अगर ड्रिलिंग कर रहे हो तो क्या होगा आप लोगों का, भाई इससे लीकेज हो सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मेरे ऑयल पैसे पहले था वो यहां से होने लगेगा। तो ओशन माइनिंग, एग्जाम्पल के तौर पर ओशन माइनिंग, अब ये चाहो तो आप लोगों को लिखना है तो लिख देना एग्जाम में, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पेज बढ़ाने हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, बस सिर्फ ओशन माइनिंग एग्जाम्पल में लिख देना। ओशन माइनिंग साइट्स ड्रिलिंग साइट्स ड्रिलिंग फॉर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट एंड जिंक। इससे क्या होगा, सल्फाइड डिपॉजिट क्रिएट सल्फाइड डिपॉजिट अप टू द 3,500 मीटर्स। कितना भाई, अप टू 3,500 मीटर, 3,500 मीटर के समथिंग डाउन इनटू द ओशन, है ना। शिपिंग वेस्ट एंड द बैलास्ट वाटर, क्या शिपिंग वेस्ट हो जाए या बैलास्ट वाटर हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये अपना इन्वेजिव स्पीसीज ट्रांसफर हो जाती है इसके कारण, है ना। नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। भाई जो भी वेस्ट होगा, हिस्टोरिकल न्यूक्लियर डंपिंग इसी में हो रही है तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि पॉल्यूशन तो हो गई होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेजर ऑयल स्पिल्स अफेक्टिंग कोस्टल इकोसिस्टम, भाई ये कोस्टल इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक सोर्सेज, एटमॉस्फेरिक सोर्सेज जैसे लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्या लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट, जैसे मरकरी फ्रॉम कोल कंबशन, है ना, जब कोयले को जलाओगे तो मरकरी होती है। ऐसे ही परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे पीओपी, जिसको मैं बोला था ना अभी, पीओपी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसके ये क्या होगा आप लोगों का, ओशन वाटर में मिल सकता है, तो उसके कारण ये क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा डिपोजिशन थ्रू द प्रेसिपिटेशन, क्या डिपोजिशन थ्रू प्रेसिपिटेशन, जैसे एसिडिक रेनफॉल ओवर ओशन, है ना। तो डिपोजिशन थ्रू प्रेसिपिटेशन, एसिडिक रेनफॉल ओवर ओशन। ऐसे ही प्लास्टिक पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ये छोटी सी चीज है, इसको फैक्ट की तरह रखो, अगर एक्स्ट्रा लिख के आना है तो लिख सकते हो, सिर्फ अपन को क्या करना है एग्जाम के अंदर तो अपन को 2 लाइन ही बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी की ये आप लोगों के वैल्यू एडिशन है कि भाई जरूरत पड़े तो लिख लेना। अपने नोट्स में भी ऐसे लिखना जिससे आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, स्पेशल पूछा जाए तो लिख सकते हो, नहीं पूछा जाए तो मत लिखना, है ना। अपने नोट्स के अंदर ये लिख लो तो इससे आप लोगों के नोट्स बल्कि नहीं फील होंगे आपको, ठीक है। नाउ देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो 2006 में इन 2006 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम estimated that every square mile of ocean contains 46,000 पीस ऑफ फ्लोटिंग प्लास्टिक। सोचो, है ना, अगर 1 माइल में अगर बात करूं, ये 1 माइल ऐसे 1 माइल ऐसे, एवरी स्क्वायर माइल के अंदर लगभग 40,000 फ्लोटिंग प्लास्टिक्स देखने को मिलती हैं। तो वंस डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स आर वेदर्ड एंड इरोडेड इनटू वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स नॉन एज माइक्रो प्लास्टिक। जैसे एक बार डिस्कार्ड हो जाए, धीरे धीरे कट के बहुत छोटी होके माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाती हैं। दीज टुगेदर विथ प्लास्टिक पैलेट्स आर ऑलरेडी फाउंड इन मोस्ट बीचेस अराउंड द वर्ल्ड। ये साथ में अगर मिल जाए तो ये पूरे के पूरे दुनिया के बीचेस पर अपन लोगों को देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक मटेरियल्स एंड अदर लिटर्स कैन बिकम कंसंट्रेटेड इन सर्टेन एरिया कॉल्ड गायर्स एज द रिजल्ट ऑफ मरीन पॉल्यूशन गैदर्ड बाय ओशनिक करंट्स। देखो गायर्स के अंदर आप लोगों के क्या हो सकते हैं, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, और या फिर दूसरे जो कचरा है उसको वो क्या बन सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है कुछ एरिया में, जैसे कुछ एरिया से गायर्स के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का मरीन पॉल्यूशन जो हो जाएगा ना, वो ओशनिक करंट्स के द्वारा गैदर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पैसिफिक गायर इज नाउ रिफर्ड टू एज द ग्रेट पैसिफिक गायर। ये अच्छा फैक्ट है, तो ये आप इसको आराम से लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो कि जो नॉर्थ पैसिफिक गायर जो होता है ना, उसको अब इतनी गंदगी हो गई है, इतना ज्यादा गार्बेज हो गया है, तो उसको अब नॉर्थ पैसिफिक गायर ना बोलते हुए ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बोलने लगे हैं लोग। सोचो, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बोलने लगे हैं। वेयर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अक्रॉस द नॉर्थ पैसिफिक ओशन
इंक्लूडिंग कोस्टल वाटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड जापान आर ड्रॉन टुगेदर। तो दोनों के दोनों एक साथ ही ड्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज, अब इसी का कंसेप्ट अगर देखोगे तो लॉन्ग रेंज ट्रांसफर ऑफ पॉल्यूटेंट्स हो रहा है एटमॉस्फेरिक के कारण, और ट्रांस बाउंड्री नेचर ऑफ पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया का पॉल्यूशन जो है वो मेरा केवल इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, इंडिया का पॉल्यूशन मेरा पैसिफिक ओशन में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों भाई? ट्रांस बाउंड्री वाला तो मतलब पॉल्यूशन सोर्स जो होते हैं ना, वो कोई भी इंपैक्ट एरिया नहीं होता उसका कोई भी। मान लो देखो नॉर्मली देखा जाए तो अगर मैं लैंड बेस्ड रिसोर्सेज की बात करूंगा तो इंडिया का पॉल्यूशन किसको करेगा? जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र वाली है वो किसको करेगा? बे ऑफ बंगाल को कर देगा। लेकिन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो होगा वो यहां से उठाएगा पॉल्यूशन को, और हो सकता है वो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन इनमें डाल दे, है ना। तो ये चीज समझो कि ट्रांस बाउंड्री नेचर ऑफ पॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट इज एनर्जी बेस्ड पॉल्यूशन। ये तो आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया है। जैसे थर्मल पॉल्यूशन, हॉट वाटर को अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए उसके अंदर तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ही मेरा सूरज से इतना ज्यादा हो रहा है, अब थर्मल पावर प्लांट जो होंगे उसका कहां पर निकालोगे? उसका डिस्चार्ज कहां करोगे? थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है? आप लोगों का पानी गर्म किया जाता है, उसके कारण बिजली बनती है आप लोगों की। लेकिन उस गर्म पानी को कहां करोगे भाई? मरीन रिसोर्सेज में आप लोग उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उधर का पानी गर्म नहीं होगा क्या? तो इस तरीके से एनर्जी पॉल्यूशन हो रहा है, ये समझे ना। दूसरा नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कैसे होगा भाई? शिपिंग है, शिपिंग पे बजता रहता है ना। नेवल सोनार जो है ना, जो अपने सोनार सिस्टम जो आ रहा है उसके कारण भी नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। इससे वेल्स जो होती है उनको प्रॉब्लम्स आती है। नेवल सोनार से जो होता है वो वेल्स को प्रॉब्लम आती है, वो रास्ता भटक जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन लिमिटेड बाय लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। क्या भाई? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कर रहा है आप लोगों का। भाई आप लोगों को पता है कि भाई हिस्टोरिक जो मेरा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डिस्चार्ज किया जाता है तो भाई बहुत दिक्कत है। एग्जाम में क्या लिखोगे? मरीन पॉल्यूशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द सब्सटेंस बट आल्सो एनर्जी इनपुट, है ना। तो मरीन पॉल्यूशन केवल और केवल सब्सटेंस को नहीं, एनर्जी इनपुट्स को भी क्या करता है? इंक्लूड करता है। याद रखना ये चीज, और यही चीज आप लोगों को दूसरे स्टूडेंट से आगे लेकर जाएगी। ये जो एनर्जी बेस्ड पॉल्यूशन है ना, बहुत लोग नहीं लिख के आते हैं, उनको दिमाग में ही नहीं आता कि भाई ये भी तो पॉल्यूशन होता है। आई बात समझ में? तो यहां पर मैं आप लोगों को डिफरेंट डायमेंशंस देता जा रहा हूं कि आप लोग आराम से लिख के आ पाओ। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाइमेट चेंज से भी आप लोगों का होता है। ये क्या करता है? इंपैक्ट प्राइमरली द इकोसिस्टम एंड फिश कम्युनिटीज दैट लिव्स इन द ओशन, है ना। इन पर्टिकुलर द राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द ओशन एसिडिफिकेशन, है ना। जितनी ज्यादा आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी उतना ज्यादा ओशनिक एसिडिफिकेशन होता जाएगा, है ना। अगर मैं दूसरे फैक्टर और बात करूं तो कोस्टल टूरिज्म, है ना, लोग घूमने जा रहे हैं। पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट, डैमिंग ऑफ रिवर्स पे डैम बन रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फिशरीज, एक्वाकल्चर, ये सब चीजें क्या होंगी? सारे के सारे मरीन पॉल्यूशन को रीजन होती है, सोर्सेस है ये, है ना। थ्रेटनिंग द कोस्टल एंड मरीन हैबिटेट। तो आप लोगों को फिफ्थ पॉइंट में सारे मिसलेनियस पॉइंट्स लिख के आ जाना। उससे आप लोगों को ये रहेगा कि भाई एग्जामिनर को लगेगा कि भाई हाँ इसको पता है बट इसने इतना ही यूज किया जितना जरूरी है। आई बात समझ में? है ना। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मरीन पॉल्यूटेंट्स। याद रखना, मरीन पॉल्यूटेंट्स के टाइप, वो सोर्सेस थे, है ना। पहले जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वो सोर्सेस पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, है ना। अब मैं पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स बताता हूं। भाई आता है थोड़ा बहुत लिखिए आओगे उसके अंदर। पहला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है वो है ऑयल पॉल्यूशन। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं पहले नंबर पे? क्योंकि यही न्यूज में बना रहता है इसलिए। तो भाई ये क्या करता है? देखो वैसे तो मैं चाहता था बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन जितना जरूरी है अपन उतना करेंगे। 3 लाइन बहुत है इसके लिए। भाई ये फॉर्म करता है सरफेस फिल्म। अब एक बार बताओ, पूरा जो ऑयल जो सरफेस है इसके ऊपर ऑयल लग गया तो एक फिल्म बन गई ना पूरी की पूरी यहाँ पर। तो ये सब चीजें रोक लेगा, ये तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक होता है। ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन एक्सचेंज को, है ना। तो ऑयल स्लिक्स जो होते हैं, जो सरफेस फिल्म जो होती है ना, उसको अपन लोग ऑयल स्लिक्स बोलते हैं। ऑयल स्लिक्स जो होती है वो रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन एक्सचेंज को, है ना। नेक्स्ट इज ये अफेक्ट करता है सीवर्ड्स को, है ना, प्लैंक्टन्स को और कोरल्स को। जैसे फेदर कोटिंग हो जाती है ना, स्मूथरिंग हो जाती है ना। लॉन्ग परसिस्टेंस इन कोस्टल इकोसिस्टम, है ना। मैंग्रोव डैमेज हो जाता है अगर बहुत वो रहता है, तो भाई मैंग्रोव के ऊपर अगर आ गया
तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? आपको पता है मैंग्रोव जो होते हैं वो आपके कोस्टल एरिया के आसपास लगे होते हैं। अब अगर यहाँ पर वो ऑयल आ गया तो ये डैमेज करेंगे ना इस चीज को, बहुत दिनों तक अगर रहे तो, है ना, ऑयल लग जाएगा उस चीज पे, तो वो तो चीज खराब होती है ऑयल तो। अब देखो जैसे मेरे सनरे है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेट वेट थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, अभी थोड़ा सा शोर हो गया था, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देखो ये सन है, यहाँ पर रेज आ रही है, ये मेरा ओशन है, यहाँ पर क्या हो गया है, मेरा ऑयल स्लिक्स आ गई है, मतलब सरफेस फिल्म बन गई है पूरा ऑयल का, है ना। तो अब इसके कारण क्या होगा, ये अपन डायग्राम बना के आएंगे वहां पर, इसका क्या होगा भाई, एक तो भाई गैस एक्सचेंज जो है वो रिड्यूस कर देगा अपना इसके अंदर, है कि नहीं है, जो अपना एटमोस्फियर में जो गैस जो आ रही थी इसके अंदर उसको वो रिड्यूस कर देगा, क्यों, इसके ऊपर फिल्म बन गई है। अब चूंकि ये है तो यहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगा भाई, पहले जो लाइट इतनी नीचे तक जाती थी वो अब इतनी तक रह जाएगी, क्यों, क्यों भाई ऊपर तो मेरा क्या है, एक फिल्म बन गई है। प्लैंकटन प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी इसके कारण, और ऊपर से फिश और सीवर्ड भी अफेक्ट करेंगे, है ना। तो भाई फिशेस भी होंगे, सीवर्ड्स भी होंगे, उनको भी अफेक्ट मिलेगा। भाई खाना कैसे मिलेगा, क्या ऑयल पियेंगी क्या वो, है कि नहीं है सीवर्ड्स। तो आई बात समझ में ये चीज, तो ये आप डायग्राम बना के आ सकते हो, है ना। और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है भाई, टाइम वेस्ट करना है तो आप आराम से ये भी बना सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई मेरा सिप जो है ऑयल स्पिल एक्सपेरिमेंट विद द सिप पार्टिसिपेटिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लांट ऑयल आया, एमल्जन 6 आए, है ना। तो मतलब स्लिक्स के टाइप्स है, तो स्लिक्स के जितने भी टाइप्स है आप लोग बता सकते हो भाई, है ना। जैसे कोई भी है, जैसे अगर एक चीज रिलीज हुई है, इमल्जन स्लिक आया है, ये क्रूड ऑयल स्लिक आया है, अलग अलग स्लिक्स जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो मैंने क्या किया था, जब वो कोई एक न्यूज थी तो उसमें कब कब क्या क्या हुआ था उसके ऊपर बेस पर ये मैंने गूगल से निकाल लिया था। एक होता है बायोजेनिक स्लिक, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एयर, और सी के अंदर ये हाइड्रोफिलिक पार्ट आ जाता है ना। मतलब जो पानी में डूबेगा वो नीचे चला जाता है, और जो पानी में नहीं डूबता वो ऊपर चला जाता है। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों में लगे हुए हैं। तो सरफेस एक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रोड्यूसेस बाय द एल्गाई एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही ऑयल अगर आ गया तो देखो ये ऑयल जो हो गया यहाँ पर, तो सी और एयर दोनों में हो गया। तो देखो हैवी ऑयल डिपोजिट जो होंगे ना वो ओशन फ्लोर पर भी आ सकते हैं, ठीक है। जो ऑयल डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में वो भी यहाँ पर हो जाएगा। ऑयल फ्लोटिंग इन द वाटर करंट्स भी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। नेचुरल ऑयल सीप्स हो जाती है। हाइड्रोकार्बन इवापोरेट रिलीज टू द एयर, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं वहां पर। तो ये 3 चीजें हैं, ऑयल स्पिल एक्सपेरिमेंट विद द शिप पार्टिसिपेटिंग, है ना। इस तरीके से आप बनाना चाहो तो बना देना, लेकिन ये आप लोगों का टाइम वेस्ट ही करेगा। बस जो अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है ऑयल स्पिल्स के ऊपर तो आप लिख के आ जाना, ये चीज बना के आ जाना, ठीक है। तो मैं 2 सेकंड तक यहाँ पर रोकता हूं, आप लोग पॉज करके आराम से इसको बना लो, ठीक है। चलो भाई, क्या है, प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक। दूसरा टाइप क्या है पॉल्यूशन का, प्लास्टिक्स एंड माइक्रोप्लास्टिक, जो बिल्कुल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक परसिस्ट फॉर दी डिकेड्स, आपको पता है दशकों तक रहती है। लो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है इसके अंदर, नहीं खत्म होती। ब्रेक डाउन इनटू द माइक्रोप्लास्टिक्स, भाई धीरे धीरे क्या होता है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाती हैं। मतलब 5 mm से भी कम की जो प्लास्टिक्स होगी ना उसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स। ये क्या करती है, मरीन फूड चेन्स में एंटर कर जाती है, जैसे फिश होती है, सेलफिश होती है, और बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। क्यों भाई, एक फिश दूसरे को खाएगी, दूसरे को तीसरी खाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो माइक्रोप्लास्टिक जो एक छोटी सी फिश के अंदर थी, ये मान लो एक माइक्रोप्लास्टिक को इसने खा लिया, ठीक है, इस मछली ने खा लिया। अब ये मछली को एक बड़ी मछली खा जाएगी, ठीक है, ये बड़ी मछली ने इसको खा लिया, फिर इसको भी एक बड़ी मछली खा जाएगी, इससे भी बड़ी मछली खा गई, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो, अब इसको क्या एक ही खाएगी भाई, ये माइक्रोप्लास्टिक को ये भी तो मछली खा सकती है, ये भी तो मछली खाएगी, ये माइक्रोप्लास्टिक। तो ये 3 माइक्रोप्लास्टिक कहाँ चली गई, इसके अंदर चली गई। अब ऐसे ही इसके अंदर अब 3 चली गई, तो ऐसे ही यहाँ पर और भी ज्यादा होंगे, इसको ये इसको खा जाएगी। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब इस मछली को निकाल के इंसान खा जाएगा, है। तो ये वाली बात है ना, तो ये सब चीजें क्या होंगी,
प्रॉब्लमेटिक हो गई ना ये चीज है। तो माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्टेड इन द फिश ग्लोबली, पूरी दुनिया में आप लोगों को माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट हुई है फिश के अंदर। रिसेंट मरीन स्टडीज में ये पता चला है। तो फ्लो चार्ट बना के आना। प्लास्टिक डेब्रिस से क्या बनती है आप लोगों की, माइक्रोप्लास्टिक्स बनती है। इससे अब क्या होगा, जू प्लांक्टन में जाएगी और स्मॉल प्लेगिक फिश जो उसको यूज करेंगी। इससे क्या होगा, लार्ज प्रेडेटरी फिश इनको खाएंगी। देखो माइक्रोप्लास्टिक जू प्लांक्टन में अफेक्ट करेंगी। जू प्लांक्टन को कौन खाता है, स्मॉल प्लेगिक फिश खाती है। फिर इन फिश को कौन खाएंगी, लार्ज प्रेडेटरी फिश खाएंगी। फिर इन फिश को कौन खाएगा, ह्यूमंस खाएंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक इनडायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर आ रही हैं। ये केवल और केवल माइक्रोप्लास्टिक, याद रखना एक और बड़ी बात है, मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा देता हूँ, पॉल्यूशन में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होती है ना वो केवल और केवल मरीन रिसोर्स से ही नहीं, अपने लैंड वाटर से भी आ जाती है। भाई अपने लैंड पर भी माइक्रोप्लास्टिक्स आती है। कुएं में, बोरिंग में आपका पानी भर गया, नदियों में पानी है, उस पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिली होती है। पीने के लिए तो इंसान वही पी रहा है ना, तो डायरेक्टली भी वो माइक्रोप्लास्टिक्स ले रहा है। आई बात समझ में, है ना। अगला न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन जैसे यूट्रोफिकेशन, है ना। देखो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, इससे क्या होगा, अब देखो बताया था मैंने, जब आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स अगर उस मरीन के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, एल्गाई ब्लूम होगा, एल्गाई ब्लूम होगा, है ना। साथ में आप लोगों का डीकंपोजिशन जो है कंज्यूम करेगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को, तो इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा उसके अंदर। बहुत एक बात बताओ, एल्गाई ब्लूम हो गया तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन वो ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, डेड जोन्स बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन डिप्लीटेड रीजन बढ़ जाएंगे, है ना। भाई एक बात बताओ, हाइपोक्सिया रीजन जो हो जाएगा, जहां पे एल्गाई ब्लूम हो रहा है पॉल्यूशन के कारण इस इलाके में, तो वो खींचेगा ना दूसरी जगह से ऑक्सीजन। जब वो दूसरी जगह से खींच लेगा तो इस जगह पर ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी, तो उसको बोलो क्या बोलेंगे, डेड जोन्स बोलेंगे, है ना। कंसेप्ट भाई कल्चरल यूट्रोफिकेशन वाली बात आ गई, तो ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का डेड जोन जो है, वहां पर न्यूट्रिएंट रन ऑफ हो गया, इस चक्कर में ये चीज हुई है। आई बात समझ में, न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन वाली बात समझ में आ गई। फ्लो चार्ट्स को अगर मैं बात करूंगा, फ्लो चार्ट्स बना के आओगे, वहां पर फर्टिलाइजर हुआ या सीवेज रन ऑफ हुआ, फर्टिलाइजर हुआ या सीवेज रन ऑफ हुआ, इसके कारण जो मरीन वाटर जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होगा, जिसके कारण एल्गाई ब्लूम होगा, और एल्गाई ब्लूम होने के कारण ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा वहां पर। अब जब ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन यहां देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो गया और डेड जोन्स बन गए। क्यों, क्योंकि इस इलाके में एल्गाई ब्लूम हो गया है, तो इस इलाके की पूरी ऑक्सीजन कौन ले लेगा, भाई एल्गाई ले लेगा, है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डेड जोन्स देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना, एग्जाम में फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि भाई डेड जोन्स का बताओ कि किस तरीके से बन रहे हैं। तो नॉट ओनली द अदर फिनोमेना, यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फिनोमेना भी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है। आए हुए समझ में, है ना। नेक्स्ट, टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूशन। क्या, टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूशन, ये क्या होता है भाई, केमिकल पॉल्यूशन, केमिकल मिल गए, अगर खतरनाक केमिकल अगर लोगों ने मिला दी तो वो पॉल्यूटेंट्स ही तो होंगे। तो जैसे हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड, इसके कारण भी क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जैसे पीओपीस, है ना, उसी को अपन पीओपीस बोलते हैं ना। तो ये ऐसे ही कॉजेज जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव डैमेज। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिप्रोडक्टिव डैमेज हो रहा है, तो बायो अक्यूमुलेशन के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये वाली चीज हो गई समझ में, है ना। अब देखो यहां पर मैंने जितने चारों पॉइंट्स कराए हैं उसमें भी मैं आप लोगों को केमिकल पॉल्यूटेंट्स के थोड़े से शॉर्ट नोट्स बता देता हूं। हाँ, ये मैंने अलग उसमें लिखा है ना कलर में, तो समझ जाओ कि ये आप लोगों को ऑप्शनल है। आप लोगों को अगर याद करना है तो कर लेना, लिखना है तो लिख लेना, लेकिन समझने के लिए ठीक है कि अगर एग्जाम में आप लोगों को याद नहीं आए चीजें तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। जैसे केमिकल पॉल्यूटेंट्स के बारे में है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, कौन कौन से केमिकल पॉल्यूटेंट्स होंगे, इंडस्ट्रियल केमिकल, एग्रीकल्चरल केमिकल सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सम पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus causes algae bloom in the ocean that harms the marine animals and tourism. Oil spills while shipping and drilling prevent the sunlight to reach marine plants and prevent the photosynthesis process and ultimate plant dies, है ना। ट्रेस के कारण, ट्रेस क्या, ट्रेस कौन कौन से होंगे, प्लास्टिक्स आर द मेन पॉल्यूटेंट्स इन द ट्रेस कैटेगरी।
प्लास्टिक पॉल्यूशन हो सकता है इसके कारण। आई बात समझ में, कचड़े वाली बात है ना। अब देखो मैंने बता दिया। अब जो मेन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जाएंगे भाई, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मरीन पॉल्यूशन के, है ना। तो आई एम सॉरी, तो मरीन पॉल्यूशन के 4 कॉन्सिक्वेंसेस मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है, उतने ही बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो पहले इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आई एम सॉरी, एक मिनट। तो हम डिस्कस कर रहे थे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। भाई पहला तो क्या है, सबसे बड़ी बात, कोरल रीफ डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि आप लोगों का भाई पॉल्यूशन आ गया। आपको पहले पता है कि कोरल रीफ का अगर ग्रोथ होनी है तो उसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन थी कि वाटर जो होना चाहिए था वो क्लीन होना चाहिए था। अब अगर उसमें पॉल्यूशन आ गया है तो इसका मतलब जो कोरल का जो रेजिलियंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके कारण कोरल रीफ डिग्रेडेशन होगा। दूसरी चीज, डिक्लाइन इन मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब एक बात बताओ, इलाका ही अगर हो गया तो स्पीसीज लॉस होंगे वहां पर, है ना, तो इसका मतलब डिक्लाइन हो जाएगा मरीन डाइवर्सिटी में। अगला है डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड वेव्स, है ना, फूड वेव का डिस्ट्रप्शन हो। क्यों भाई? ट्रॉपिकल इंबैलेंस देखने को मिले, ट्रॉफिक इंबैलेंस देखने को मिलेगा अपन लोगों को। क्यों भाई? स्पीसीज लॉस हो गई तो फूड वेव का भी डिस्ट्रप्शन होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटीग्रेशन अगर करना चाहोगे तो पॉल्यूशन इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू कोरल ब्लीचिंग, है ना भाई, वल्नरेबिलिटी से कोरल ब्लीचिंग की तरफ इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है पॉल्यूशन, है ना। अब मैंने आप लोगों को जो इंटेंसिटी और वल्नरेबिलिटी और कोरल ब्लीचिंग के बारे में मैंने कोरल रीफ वाले उसमें समझा दिया था, बस यही वाली बात है कि इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल कोरल रीफ की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्पीसीज लॉस मतलब जो मरीन बायोडाइवर्सिटी और ट्रॉपिक इम्बैलेंस मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड वेव की भी बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। तो देखो फ्लोचार्ट बनाओगे, कैसे बनाओगे, पॉल्यूशन स्ट्रेस होगा और थर्मल स्ट्रेस होगा, इन दोनों के स्ट्रेस के कारण रिड्यूस्ड कोरल रेजिलियंस देखने को मिलेगा अपन लोगों को। इसके कारण ब्लीचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये वाला आप लोग फ्लोचार्ट बना के आना। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक का तो कॉमन सेंस लगा लो कि भाई अगर इस तरीके से लॉस होगा, स्पीसीज लॉस होगा, तो मेरी फिशरीज प्रोडक्टिविटी तो कम होगी, है ना, क्योंकि फिश मोर्टेलिटी हो रही है भाई, मछलियां मर रही हैं। तो लॉस ऑफ कोस्टल लिवलीहुड, तो आर्टिसनल फिशिंग जिसको बोलते हैं अपन लोग, डैमेज टू टूरिज्म। अब एक बात बताओ, कोरल्स ब्लीचिंग हो गई, ठीक है, और आप लोगों की फिशेस नहीं आ रही हैं, आप लोग फिश बेच नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप लोग वहां पे, अब कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी तो टूरिस्ट क्यों आएंगे वहां पर, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से गंदगी है, कौन जाएगा। तो इसलिए डैमेज ऑफ टूरिज्म, तो पॉल्यूटेड बीचेस हैं, इसके कारण लोग जाते ही नहीं ऐसे इलाकों में। तो इसका मतलब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। भाई अपन को एग्जाम्पल लाइन क्या नहीं है, मरीन पॉल्यूशन कन्वर्ट्स रिन्यूएबल मरीन रिसोर्सेज इनटू द डिग्रेडेड इकोनॉमिक एसेट, है ना। तो मतलब जो रिन्यूएबल मरीन रिसोर्सेज थे उनको डिग्रेडेड इकोनॉमिक एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं मरीन पॉल्यूशन। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन पे भी तो पड़ेगा भाई। एक बात बताओ, टॉक्सिक अकोमुलेशन हो रहा है वहां पर, बहुत सारी चीजें, तो जैसे सी फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो कंटेमिनेटेड सी फूड देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरी फिश है वो माइक्रोप्लास्टिक्स को ले रही है, तो माइक्रोप्लास्टिक्स को अगर एक इंसान खा जाए, मतलब फिश को अगर इंसान खाएगा तो क्या वो इंसान में नहीं जाएगा, या फिर मरकरी हुआ या कोई भी टॉक्सिक चीज आ गई अगर सी फूड में, तो वो तो हो गया ना, इंसान के आ गया, तो ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही बायो अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, वही वाली बात हो गई भाई, बायो अकोमुलेशन हो रहा है उस चीज का। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर ये चीजें हो जाए। तो पॉल्यूशन आ गया ना उसके अंदर भाई, मरकरी पॉल्यूशन न्यूरोलॉजिकल में प्रॉब्लम देता है ना, वो वाली चीज हो गई। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है जियोमॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस? तो पॉल्यूशन अल्टर्ड कोस्टल सेडिमेंट क्वालिटी। क्या कर रहा है भाई, पॉल्यूशन जो है कोस्टल सेडिमेंट क्वालिटी को चेंज कर रहा है। टॉक्सिक सेडिमेंट्स जो है ना अपने, डिग्रेडेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड भी हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है आप लोगों का स्टेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। आई बात समझ में, ये 4 बहुत है कॉन्सिक्वेंसेस, इससे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 15 नंबर का भी आता है, बहुत है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो है आप लोगों को जनरल स्टडीज टाइप में है, साथ में आप लोग और भी अगर आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं, ये तो मैंने एग्जाम परस्पेक्टिव से लिख दिया कॉन्सिक्वेंसेस, साथ में इफेक्ट्स और भी जो है वो अपन इस मैं और बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को नोट्स में लिखना है या नहीं लिखना है ना। आई वुड सजेस्ट
कि आप लोग लिख लेना, लेकिन अपने पेज के ऊपर लिख लेना कि भाई ऑप्शनल चीज है ये, अगर मुझे याद नहीं आती यहाँ पर वो 4 पॉइंट्स तो कम से कम इनमें से तो मैं लिख दूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओशन पॉल्यूशन, भाई इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन मरीन एनिमल्स, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ कैन इंक्लूड कैंसर, फेल्यूर इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिहेवियर चेंज एंड इवन डेथ, याद है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन टू द साइकिल ऑफ कोरल रीफ्स, है ना। ऑयल स्पिल फ्लोट ऑन द surface of the water and prevent sunlight from reaching the marine plants and affect the process of the photosynthesis। तो ऑब्वियस सी बात है, कोरल रीफ्स के वो वाली बात आएगी। यूट्रोफिकेशन, when a water body become overly enriched with minerals and nutrients which induce the excessive growth of algae or algal bloom, this process also result in oxygen depletion of water body, फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द सी एनिमल, है ना। तो भाई केमिकल फ्रॉम द पेस्टिसाइड कैन अकुमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल लीडिंग टू द फेल्यूर टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई वो भी नहीं रिप्रोडक्ट कर पाएंगे। आई बात समझ में। और भी है, डिप्लीट्स ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर, है ना। भाई देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है डिप्लीट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द डेब्रिस इन द ocean does not decompose and remain the ocean for years. Due to this, oxygen level go down. As a result, the chances of survival of marine animal like whale, turtles, shark, dolphins, penguins for a long time also goes down, है ना। Excessive nutrients from sewage outfalls and agricultural runoff have contributed to the नंबर ऑफ द लो ऑक्सीजन, मतलब हाइपोक्सिया बोलते हैं ना इसको, ठीक है। लो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। मैंने अभी आई थिंक बोलने में गलती कर दी थी, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कम ऑक्सीजन, ना कि एक्सेसिव ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ एरिया नॉन एज डेड जोन, एरिया नॉन एज डेड जोन वेयर मोस्ट मरीन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव रिजल्टिंग इन द कोलैप्स ऑफ सम इकोसिस्टम, है ना। देयर आर नाउ क्लोज टू 500 डेड जोन्स। इस चीज को आप लोग वहां पे पीछे लिख सकते हो एज अ फैक्ट, ठीक है। अभी जो अपन लोगों ने वहां डेड जोन्स का लिखा था ना, वहां पर ये फैक्ट लिख लेना, ठीक है, ठीक है। कवरिंग मोर देन 2,45,000 किलोमीटर स्क्वायर ग्लोबली, इक्विवेलेंट टू द सरफेस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सोचो कितना ज्यादा एरिया में डेड जोन बन चुका है पूरे, अगर दुनिया में देखा जाए तो, मतलब पूरे एक यूनाइटेड किंगडम का जो सरफेस एरिया है ना, उसके बराबर तो आप लोगों के डेड जोन्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर इफेक्ट ऑन फूड चेन्स, ठीक है, फूड चेन पे इफेक्ट वही वाले बताइए। स्मॉल एनिमल्स इंजेस्ट द डिस्चार्ज्ड केमिकल एंड आर लेटर ईटन बाय द लार्ज एनिमल विच देन अफेक्टेड बाय होल फूड चेन, है कि नहीं, है ना। नाउ इम्पैक्ट ऑफ मरीन पॉल्यूशन ऑन द मरीन रिसोर्स, मरीन रिसोर्सेज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मरीन पॉल्यूशन का, ये PYQ में पूछा, प्रीवियस है पूछा गया था, इसलिए ये चीज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को रिपीटेटिव फील हो सकता है, लेकिन अपन लोग चूंकि एग्जाम बेस्ड कर रहे हैं तो अपन लोगों को करना पड़ेगा कि भाई अपन लोगों को डायमेंशंस समझ में आए। और यहाँ पर 3-3 पॉइंट बहुत ऐसे जरूरत नहीं है। भाई पहला रिसोर्स है फिशरीज रिसोर्सेज। जब मैं रिसोर्सेज बताऊंगा तो आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा, बस आप समझ जाओ। सबसे पहले तो फिश आती है ना, तो फिशरीज रिसोर्सेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, पहली बात तो फिश मोर्टेलिटी होगी, जैसे ऑयल या केमिकल एक्सपोजर के कारण क्या होगा, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या केमिकल को डिटॉक्सिकेशन के कारण क्या हो जाएगा, ये लोग मोर्टेलिटी मतलब मर जाएंगी, है ना, तो फिश मोर्टेलिटी हो जाएगी। दूसरा, बायो अक्यूमुलेशन रिड्यूसेस फिश क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी मैं क्वालिटी बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो बायो अक्यूमुलेशन के कारण जो होगा वो फिश क्वालिटी खराब करेगा, तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है टॉक्सिन्स उसके अंदर आ जाएंगे, तो अपन लोग टॉक्सिकेटेड फिश थोड़ी खाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। अगली है डिक्लाइन इन फिश स्टॉक रिड्यूसेस फूड सिक्योरिटी, भाई मछलियां कम हो जाएंगी, जो जिस देश में मछलियां ज्यादा खा जाती है भाई लोगों को मिलेंगी नहीं खाने को, तो इसका मतलब ये रिड्यूस करेगी फूड सिक्योरिटी को, तो इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिल रहा है इसके कारण। तो ये तीनों चीजें हो गई, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज कोरल रीफ, ये भी रिसोर्स है। कोरल रीफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, पॉल्यूटेंट रिड्यूसेस कोरल टॉलरेंस, है ना, तो स्ट्रेस अक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा इस चीज पर, तो ऊपर से इंक्रीज्ड ब्लीचिंग ससेप्टेबिलिटी, है ना,
तो ब्लीचिंग की ससेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा इस पर। ऐसे ही हैबिटेट लॉस फॉर रीफ एसोसिएटेड स्पीसीज, है ना, तो हैबिटेट लॉस होगा एसोसिएटेड विद द रीफ एसोसिएटेड स्पीसीज, जो जहां पर जो रीफ के आसपास जो स्पीसीज रह रही हैं उनका तो हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा ना, जब रीफ पर प्रॉब्लम आएगी तो भी प्रॉब्लम है, तो ये कोरल रीफ की ये प्रॉब्लम आएगी उस पर। नेक्स्ट, मैंग्रोव एंड कोस्टल वेटलैंड, ये भी इस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई रूट डैमेज होंगी क्योंकि ऑयल कोटिंग हो गई, इसमें ऑयल कोटिंग हो जाएगी तो रूट में को जो, और आपको पता है पता क्या, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि जो मैंग्रोव्स होती है ना, जब 2004 में जब सुनामी आई थी ना, आपको याद होगा कि सुनामी का इस बार क्वेश्चन आया था, क्यों आया था, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी, 20 साल के ऊपर हो गए थे, ठीक है। तो जब सुनामी आई थी ना, उस टाइम पे ये चीज समझ में आई थी कि जिस इलाके में मैंग्रोव्स थे वो हम लोगों की सुनामी जैसी बाढ़ को रोक पा रही थी। और क्यों रोक पा रही थी, क्योंकि इनके जो रूट्स थे ना वो बहुत मजबूत थे, है ना, तो नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहा था ये कोस्टल एरिया को। लेकिन चूंकि ये पॉल्यूशन अगर हो जाता है तो ऑयल कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण रूट डैमेज हो जाएंगी, है ना। लॉस ऑफ नर्सरी फंक्शन, जुवेनाइल फिशेज जो होती है ना आसपास, जो छोटी छोटी फिशेज जो होती है, तो वो एक नर्सरी के टाइप में काम करती है, तो अगर पॉल्यूशन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस पॉल्यूशन को तो नर्सरी वाला इलाका जो होगा वो खत्म हो जाएगा, तो एक नर्सरी फंक्शन का भी लॉस हो जाएगा, तो जुवेनाइल फिशेज भी मरेंगी, है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, क्या मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, पॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट्स द ऑफशोर एक्सट्रैक्शन, है ना। देखो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, चाहे प्लास्टिक का ही ले लो, बहुत गंदगी है वहां पर, अगर आप लोगों को उसको एक्सफोलिएट करना है मिनरल को या एनर्जी को, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पहले उसको साफ करो, फिर और ज्यादा जितनी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो करो, इसका मतलब ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द मरीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना। नाउ इकोनॉमिक लिंकेज, अगर लाइन लिख के आनी है वहां पर तो क्या लिखोगे, मरीन पॉल्यूशन अंडरमाइंस बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल मरीन रिसोर्सेस, है ना, दोनों पे इफेक्ट करता है। 4 बहुत है, ज्यादा जरूरत नहीं है अपन को करने की, है ना। नेक्स्ट फ्लो चार्ट और देख लो, क्या फ्लो चार्ट बना क्या होगे भाई, अगर मरीन पॉल्यूशन हो जाए तो डिग्रेडेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज होगा, जैसे फिश, कोरल रीफ, मैंग्रोव, और अगर इन चीजों का भी डिग्रेडेशन होगा तो मेरा इकोनॉमिक लॉस भी होगा, फिशरीज, टूरिज्म और लिवलीहुड। चाहो तो ऐसे लिख के आना, लेकिन मेरा जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना कि भाई मरीन पॉल्यूशन, ये मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, मैं बोलता रहता हूँ, मरीन पॉल्यूशन ऐसे लिखना, फिर इसमें लिखना कि भाई डिग्रेडेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, और आप लोगों का इकोनॉमिक लॉस होगा। डिग्रेडेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज में आप लोगों का फिश, कोरल रीफ और मैंग्रोव लिख देना, और इकोनॉमिक लॉसेस में फिश, टूरिज्म और लिवलीहुड लिख देना। आई बात समझ में, है ना, इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अपन स्टार्ट, अब जो देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल पैटर्न ऑफ मरीन पॉल्यूशन। भाई मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब मैं इंट्रोडक्शन बढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोस्टल जोन पे मेरा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इनक्लोज्ड सी में मेरा भी और बहुत और भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और ओपन सी में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाई परसिस्टेंट गायर्स में देखने को मिलता है, बताई थी मैंने आप लोगों को, है ना। तो देखो बस वही मैं बताऊंगा कि लोकेशन वाइज किस तरीके से पॉल्यूशन जो है बटा हुआ है। हाई पॉल्यूशन नियर द कोस्ट, याद रखना कोस्ट के पास में हाई पॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि भाई अर्बन और इंडस्ट्रियल जोन है इस इलाके में। आई एम सॉरी, हाई पॉल्यूशन जो है इनक्लोज्ड सी में, वेरी हाई पॉल्यूशन बोल सकता हूं देखने को मिलता है, जैसे बाल्टिक और मेडिटेरेनियन, कोस्टल जोन और मेजर शिपिंग रूट्स में भी यहाँ पे देखने को मिलता है वेरी हाई पॉल्यूशन। क्यों भाई, बाहर निकलने की जगह नहीं है ना उनके पास, भाई वहीं पे कंसंट्रेट होता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हाई पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ओपन ओशन लेस पॉल्यूटेड, बट देखो ओपन ओशन जो है ना पॉल्यूशन तो कम होता है, बट अफेक्टेड थ्रू द करंट जो ओशन करंट जो आ रहा है ना उसके द्वारा ये अफेक्ट कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर प्लास्टिक गायर्स, है ना। डायग्राम में क्या बनाओगे भाई, अगर पॉल्यूशन की इंटेंसिटी दिखाओगे तो कोस्ट पे सबसे ज्यादा होता है, इंक्लोज्ड सी पर भी होता है, और ओपन सी पर सबसे कम होता है। आई बात समझ में, है ना। नाउ अब इंक्लोज्ड सी पर पॉल्यूशन तो है कम से, लेकिन सबसे ज्यादा अकुमुलेशन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, अकुमुलेशन। तो फ्लो चार्ट में क्या बना क्या होगा, ये फ्लो चार्ट अगर मैं बनाना चाहूं एग्जाम में तो क्या करोगे, पॉल्यूशन कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा मेरा, कोस्टल जोन्स में हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, इनक्लोज्ड सी में वेरी हाई अकुमुलेशन देखने को मिलता है, और ओपन ओशन के अंदर लो कंसंट्रेशन होता है लेकिन
हाई परसिस्टेंस देखने को मिलता है, जैसे गायर्स हो गए, है ना। तो ये चीज आप लोग बना के आ सकते हो। नाउ कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर डायमेंशन जो आप लोगों के एग्जाम में फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो, राइज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, तो इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स है ये, है ना। तो ऑब्वियस है, अपने वहां पे पॉइंट्स लिखेंगे ना, तो लिख देना भाई कि ये चीजें हो रही हैं। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों के कारण भी प्रॉब्लम आएगी। परसिस्टेंस ओवर वॉल्यूम, है ना, आप लोग देखने वाले लॉन्ग लास्टिंग पॉल्यूटेंट्स हैं। इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन सेमी इनक्लोज्ड सी, है ना, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन सेमी इनक्लोज्ड सी। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज इंटरेक्टिंग विथ पॉल्यूशन स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज जो है वो इंटरेक्ट करेगा पॉल्यूशन स्ट्रेस के साथ। एग्जाम में क्या लिखोगे, फ्यूचर मरीन पॉल्यूशन विल बी कैरेक्टराइज्ड मोर बाय परसिस्टेंस देन वॉल्यूम, है ना। फ्यूचर मरीन पॉल्यूशन जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है मोर बाय द परसिस्टेंस बाय वॉल्यूम, परसिस्टेंस देन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम पे इतना दिमाग लगाते, परसिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में, है ना। एग्जाम में लिखना है ये पॉइंट्स, ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, वहां पे कहीं भी यूज कराना, चाहे 1 चाहे 2 पॉइंट लिख देना उसमें, ठीक है। मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी डायमेंशन याद रखना। एग्जाम के लिए अगर मैं आपको टिप देना चाहूं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्रीफ, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे, इनका नाम लिख देना, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूएन क्लॉज, मार्पोल, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और मार्पोल में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ये होता है आप लोगों का मार्पोल, है ना। तो ये नाम लिख देना, आप लोग आराम से यूज कर सकते हो। आप चाहो इसको तो आप इंट्रो में यूज करोगे, इसको आप ऑयल स्पिल वाला है ना, ऑयल स्पिल वाला, उसके अंदर यूज कर लेना। आर्टिकल 1 के अंदर ऑयल के बारे में ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। नाउ नीड फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, है ना। भाई जरूरत है अपन को पॉल्यूशन प्रिवेंशन मोर इफेक्टिव देन रेमिडिएशन। भाई पहले प्रिवेंट ही कर लो उसको, उससे अच्छा तो रेमिडिएशन से अच्छी चीज तो प्रिवेंशन है ना। तो ऐसी वाली बात हो गई। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की जरूरत है, प्रिवेंटिव अप्रोच अपन को अपना आजमाना चाहिए, है ना, तो वाली चीज हो गई। नेक्स्ट, एग्जाम के लिए वो था एक्स्ट्रा पेज भरने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव में आप लोगों को बताया था कौन कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए हैं। जनरल स्टडीज के लिए अच्छा है, ऐसे के लिए अच्छा है। जब भी ऐसे लिखोगे ना तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, इस तरीके की चीज है ना। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं मिले, कोई नहीं लिखने का आ रहा है, तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। जैसे पहला है ग्लोबल प्रोग्राम फॉर एक्शन, जीपीए, ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटी, है ना। भाई जैसे जीपीए इज द ओनली ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल मैकेनिज्म डायरेक्टली एड्रेसिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। आई बात समझ में। ऐसे ही इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन सा है, एक तो पहले मार्पोल बताया मैंने आप लोगों को, है ना, जरा मार्पोल बताया मैंने आप लोगों को। तो मार्पोल कन्वेंशन जो हुआ था 1973 में हुआ था। इट कवर्स पॉल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट बाय शिप फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉज। इट लिस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ऑयल, नोरियस लिक्विड सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन पैकेज्ड फॉर्म, सीवेज एंड गार्बेज फॉर्म ऑफ शिप फ्रॉम शिप। ये सब चीजें इन लोगों ने अलग अलग उसके अंदर लिखे हुए, इनके आर्टिकल 1, 2 इस तरीके से लिख रहे हैं कि भाई इसमें ये चीज है, याद रखना। लंदन कन्वेंशन हुआ था 1972 में। इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल द सोर्सेस ऑफ मरीन पॉल्यूशन एंड टू टेक ऑल द प्रैक्टिकेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द सी बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर्स। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, ग्रीन पीस नाम की भी एक चीज है। तो इट इज द एनवायरमेंटल एनजीओ दैट इज डेडिकेटेड टू कंजर्विंग the ocean and marine life across the globe. Its grassroots efforts have resulted in the ban of the destructive fishes particles, companies changing their fisheries policies and the creation of whale sanctuaries, है ना। तो ये सब चीजें ग्रीन पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है आज के टाइम पे, अगर पॉल्यूशन के लिए अगर उन लोगों को देखा जाए, ठीक है। आई बात समझ में। बस एक लास्ट चीज बची है, आप लोग लग रहा होगा 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट चीज बची है, उससे अपन देख लेते हैं।
हाउ टू प्रिवेंट ओशन पॉल्यूशन। क्या? हाउ टू प्रिवेंट ओशन पॉल्यूशन। भाई इंप्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। भाई सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को सच एज विंड और सोलर पावर टू लिमिट ऑफशोर ड्रिलिंग। भाई अपन को पता है कि भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढ के कारण ही ये पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर चले जाएं, है ना। तो ये वाली बात होगी। दूसरी चीज है लिमिट एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स एंड इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड यूज, है ना, ये भी चीज है। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑप्शन, है ना, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। कट डाउन ऑन द इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट एंड कंटेन इट इनटू द लैंडफिल टू अवॉइड सिपलेज। आई बात समझ में आई। नाउ आपके जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करो, बायो रेमिडिएशन, यूज ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स, है ना। तो ये अब देखो मैं बायो रेमिडिएशन इसलिए नहीं करा रहा, ये पहले बहुत जाना था कि भाई नई नई चीज आई थी तो इस चक्कर पूछा जाता था, अब जरूरत नहीं। बस ये समझ लो कि नेचुरल वे है किसी भी पॉल्यूशन को खत्म करने का। अपन लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं उस जगह पर, है ना, इससे मेटाबोलाइज हो जाता है, इससे आप लोगों के हार्मफुल सब्सटेंसेस वहां पर खत्म हो जाते हैं, है ना। जैसे ऑयल स्पिल ट्रीटमेंट में भी ये यूज कर लो, है ना। नाउ एट द इंडिविजुअल लेवल रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट बाय अडॉप्टिंग ग्रीन लाइफ स्टाइल, है ना। अब ये ग्रीन लाइफ स्टाइल क्या होता है, नॉर्मली भाई जो इको फ्रेंडली बातें, है ना, हर चीज एसी मत चलाओ, ये मत करो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाओ, जितना ट्राई कर सकते हैं अपन लोग, है ना, वो वाली चीज हो गई। नेक्स्ट इज हैव ए ग्लोबल ट्रीटी ऑन बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। एक भाई ग्लोबल ट्रीटी लेके आओ जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक जो हो जाए खत्म हो जाए, और कोलैबोरेटेड एफर्ट टू क्लीन अप द ओशन। भाई पूरे दुनिया में कोलैबोरेटेड इफेक्ट लेके आना चाहिए जो ओशन की क्लीनिंग में बात हुई। द वर्ल्ड ओशन देयर टेम्परेचर, दुनिया का वर्ल्ड ओशंस देयर टेम्परेचर, केमिस्ट्री, करंट्स एंड लाइफ ड्राइव ग्लोबल सिस्टम दैट मेक्स अ अर्थ हैबिटेबल फॉर ह्यूमन काइंड, है ना। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का अर्थ को हैबिटेबल बना रहा है ह्यूमन काइंड के लिए। ओवर 3 बिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन द मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर livelihood. In this context, ocean health must be treated as a global issue and all nations should act in the concert to implement the Sustainable Development Goal 14, that is to conserve and sustainable use of the ocean, sea and marine resources for sustainable development. ये क्या है आप लोगों का कंक्लूजन है, ठीक है। ये आप लोग ऐसे के अंदर कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑप्शनल के अंदर ये कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के अंदर जो कंक्लूजन है वो आप इस तरीके का लिखना, 2 या 3 लाइन बहुत है, इनमें से कोई भी अच्छी लिख लो। मरीन पॉल्यूशन इज द मल्टी डायमेंशनल ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, its causes and consequences are unevenly distributed. Pollution directly threatens marine resources and their economic values. Addressing marine pollution is essential for sustainable ocean use. Long-term sustainability requires prevention over remediation, है ना। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या की जरूरत है भाई, प्रिवेंशन ओवर रेमिडिएशन की जरूरत है। आई बात समझ में, अपना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। होमवर्क में जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, वो सिर्फ फ्लो चार्ट और डायग्राम पे ज्यादा दिमाग लगाएं, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और जो लोग 2027 की कर रहे हैं वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन सिर्फ 10 मार्क्स में। ये मत करना मरीन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है अभी करने की, है ना। आप सिर्फ ये करना हाउ द मरीन पॉल्यूशन अफेक्ट सच रिसोर्सेज, ये बात समझ में, है ना। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, अपन लोग नेक्स्ट जो है मेरा देखो ओशनोग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो होगा वो मॉड्यूल नंबर 2A होगा। अब 2A क्यों बोलूंगा, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी कराया है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का कुछ नहीं कराया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो मेरे क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन को मैंने मिक्स कर लिया था, ओशनोग्राफी में जितनी जरूरी थी उतना कर लिया, इंडियन का तो कोई स्पेशली नहीं, इंडियन में तो बस इंडियन ओशन था तो वो अपन ने देख लिया। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने इंडियन ज्योग्राफी जो था वो मैंने स्किप कर दिया था। तो अब आप लोगों का टाइम आ गया कि भाई आप प्री की तैयारी कर रहे हो, है ना, प्री में आप लोगों को जरूरी है, तो मैं इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ये मैं आप लोगों को कराता जाऊंगा, जिससे आप लोगों को प्री के जो है तैयारी करने में प्रॉब्लम ना आए। तो इंडियन ज्योग्राफी और
ये जो है होगा पूरा ऑप्शनल बेस्ड, याद रखना होगा पूरा ऑप्शनल बेस्ड, लेकिन आपके प्रीलिम्स के लिए ही बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शनल बेस्ड मैं करवाऊंगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे उससे। ऐसा नहीं है कि नहीं अरे सर रिवर्स का कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भी होंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, याद रखना सबसे बड़ी बात, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, मैं अपने कॉपी पेस्ट करूंगा इसके अंदर, और जो जरूरी होगी वो चीज देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड अपन लोग देखेंगे, कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो प्लीज नेक्स्ट मॉड्यूल को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये मत सोचना कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, भाई प्रीलिम्स में हेल्प करने के लिए ही मैंने उसको पहले छोड़ दिया था, अब आप लोगों को प्रीलिम्स के बेस पर भी रहेगा और कोई भी ओवरलोड नहीं होगा, आपके ऑप्शनल के लिए भी तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों के नोट्स बनाने में, ठीक है, या आप लोगों के प्रिपरेशन में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट से ही ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।